हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है प्रोविडेंट फंड एंड रेगुलेशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ये आपके यूनिट 3 का 4th टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एंड सुपर एनुएशन बेनिफिट, उसमें बताई थी मैंने प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ, जो किसी भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद मिलता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एम्प्लॉय और जो नियोक्ता होता है वो क्या करते हैं, आपकी जो जर्नी होती है आपके जॉब की, मतलब आपने उस कंपनी को कितने साल दिए, कितने बार काम किया। मान लो अगर आपने उस कंपनी को 15 साल दिए, आपने उसमें 15 साल तक काम किया, तो आपका क्या होगा, मंथली जो भी आपकी इनकम आती है उसमें से कुछ पैसा क्या होता है, नियोक्ता और एम्प्लॉय द्वारा सेव किया जाता है और आपको वो रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, या फिर पीएफ दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोविडेंट फंड। और इसमें हम देखेंगे कि प्रोविडेंट फंड क्या है और उसके रेगुलेशन क्या क्या है। ठीक है, रेगुलेशन मतलब ये कब बना, किस एक्ट के अकॉर्डिंग आया, कौन कौन से सेक्शन में से कौन कौन से रूल्स है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रोविडेंट फंड क्या है। डेफिनेशन देखते हैं प्रोविडेंट फंड की। ठीक है, प्रोविडेंट फंड जिसे कहते हैं भविष्य निधि। तो प्रोविडेंट फंड क्या है? प्रोविडेंट फंड इज अ कंपल्सरी सेविंग एंड स्कीम इन विच बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ सैलरी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोविडेंट फंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड क्या है? प्रोविडेंट फंड एक अनिवार्य बचत योजना है। ठीक है, अनिवार्य बचत योजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर एक एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। ठीक है, इसमें कर्मचारी और नियोक्ता, कर्मचारी मतलब वह व्यक्ति जिसको पीएफ मिलता है जिसने उस कंपनी में काम किया है, नियोक्ता मतलब उसका जो मैनेजर जिसने उसको क्या किया है, नियुक्त किया है। ठीक है, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों वेतन का एक निश्चित भाग, जैसे मैंने आपको बताया, उस एम्प्लॉय की अगर सैलरी कम से कम कितनी है, 15,000 रुपये मंथली है, उसमें से क्या होगा, आप उसको मंथली कितनी मिल रही है, ठीक है 13,000 मिले, 13,500 मिल रही है, और उसमें से क्या जो 15,000 बच रहे हैं, ठीक है 1,500 बच रहे हैं, सैलरी 15,000, उसकी इनकम उसको मंथली मिल रही है 13,500 और 1,500 उसका क्या बच रहा है, कर्मचारी और नियोक्त द्वारा इस राशि को क्या किया जाता है, एक निश्चित भाग में क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। मतलब सैलरी फिक्स कितनी है, 15,000, उसको मिल कितनी है 13,500, और जो 1,500 रुपये है वो उस कर्मचारी और उस नियोक्ता द्वारा क्या किया जा रहा है, एक निश्चित भाग में जमा किया जा रहा है, ताकि जब वो व्यक्ति रिटायरमेंट लेता है या उसका जब रिटायरमेंट होता है, ठीक है, तब क्या होगा, उसके सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा, उसको आर्थिक सुरक्षा के रूप में उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उसके जो सेविंग 1,500 रुपये के हिसाब से मंथली दी जा रही थी, और कुछ उसको ग्रेजुएटी मिलाकर क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने क्या किया है, उस कंपनी में काम किया है। यही होता है पीएफ। तो पीएफ क्या है? पीएफ एक अनिवार्य बचत योजना है, या फिर बोल सकते हैं कंपलसरी सेविंग स्कीम्स है, जो किसी भी एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें एम्प्लॉय और नियोक्ता दोनों के, एम्प्लॉय और नियोक्ता मतलब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों क्या करते हैं, उस वेतन में से एक निश्चित भाग को जमा करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, उस रिटायरमेंट के बाद उसको सुरक्षा मिल सके, या फिर कह सकते हैं आर्थिक सुरक्षा मिल सके। ठीक है, जैसे कि कर्मचारी के वेतन से हर महीने कुछ राशि भविष्य निधि में जमा की जाती है, जो उसे सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होती है। जब वो रिटायरमेंट लेता है तब वो क्या मिलता है, उसका पीएफ मिलता है। अब हम देखेंगे कि प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन क्या है। Provident fund regulation are the legal rules or provisions the governor the contribute, withdrawal, management and protection of provident fund money। ठीक है, भविष्य निधि मतलब प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जैसे हिंदी में कहा जाता है भविष्य निधि, उसमें जो रेगुलेशन, जो नियम्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, मतलब उसके मैनेजमेंट में, उसको चलाने में, उसके प्रबंधन में, जो भी कानूनी व्यवस्था है, जो भी एक्ट फॉलो हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को, मतलब जो भी प्रोविडेंट फंड को कंट्रोल कर रहा है, जो उसका प्रबंधन कर रहा है, ठीक है, जो रूल्स होते हैं उसके लिए जो कानून होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन कहलाते हैं।
भविष्य निधि के नियम वे कानूनी प्रावधान हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि भविष्य निधि में कितना योगदान होगा, कैसे जमा होगी, कब निकाली जा सकती है और कैसे सुरक्षित रहेगी। मतलब वही मैंने आपको बताया, किसी भी भविष्य निधि मतलब कोई भी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसकी प्रोविडेंट फंड है, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसमें क्या क्या होता है कि वो कब जमा करना है, कहाँ से जमा करना है, कितना जमा करना है, कहाँ जमा करना है, ये सारी चीज़ें होती है। वही क्या होते हैं, उसके नियम होते हैं, उसके रेगुलेशन होते हैं और उन्हें ही प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब वे कानून या वे प्रावधान या बोल सकते हैं वो नियम कानून जो किसी भी प्रोविडेंट फंड में यह निर्धारित करते हैं कि प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि कितनी जमा होगी, कहाँ जमा होगी, ठीक है, कितना योगदान रहेगा उसका। ये सारी चीज़ें जिस चीज़ में लिखी जाती है, ये सारी चीज़ें जिस चीज़ में आती है, ठीक है, वही क्या है, वही प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन कहलाते हैं। अब देखिए, जो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट है, मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, हमारा टॉपिक क्या है, प्रोविडेंट फंड। और ये प्रोविडेंट फंड किसको मिलता है, एम्प्लॉयज़ को मिलता है, इसलिए इसे कहा जाता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जिसे हिंदी में मतलब शॉर्ट में कहा जाता है EPF। ठीक है, EPF के नाम से भी आपको एग्जाम में ये आता है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस हाउस प्रोविजन एक्ट 1952। ठीक है, ये आप याद रखिए, जो प्रोविडेंट फंड था या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था वो कब आया था, वो 1952 में आया था, या उस अधिनियम के अकॉर्डिंग इसके जो सारे कानून, जो सारे नियम, जो रेगुलेशन है वो किसमें है, 1952 अधिनियम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ आता है। ठीक है, इसकी सेक्शंस देखेंगे हम कि कौन कौन से सेक्शन है। अभी हम देखते हैं कि इस अधिनियम 1952, ठीक है, 1952 के अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोविडेंट फंड है, इसमें कौन कौन से नियम है ये देखेंगे। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आर मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 या 1952 इज द सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इनलेक्ट टू प्रोविडेंट फंड पेंशन एंड इंश्योरेंस बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़। जैसे इसके बाद का टॉपिक है पेंशन स्कीम रेगुलेशन। ठीक है, तो क्या होगा, जो प्रोविडेंट फंड 1952 था या अधिनियम 1952 था, इसी में क्या है, इसी में कुछ सेक्शंस में प्रोविडेंट फंड है और इसी अधिनियम 1952 की कुछ सेक्शंस में क्या है, पेंशन स्कीम रेगुलेशन भी है। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम ये दोनों टॉपिक अलग अलग है, बट ये दोनों टॉपिक या ये दोनों चीज़ें प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम एक ही अधिनियम के अकॉर्डिंग आती है, वो है 1952 अधिनियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपलब्ध अधिनियम 1952 में एक सामाजिक सुरक्षा कानून है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को भविष्य निधि और पेंशन तथा बीमा संबंधी लाभ प्रदान करता है। देखिए, मैंने आपको बताई, इसमें प्रोविडेंट फंड के साथ साथ क्या है, पेंशन बीमा संबंधी लाभ जो भी होती है, मतलब जो पेंशन स्कीम से भी है, वो भी अधिनियम 1952 के अकॉर्डिंग आती है। इसमें कुछ सेक्शंस में क्या है, कुछ सेक्शंस में एम्प्लॉय बेनिफिट या मतलब बोल सकते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, और कुछ सेक्शंस में क्या है, पेंशन स्कीम रेगुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसमें प्रोविडेंट फंड की कुछ रेगुलेशन या कुछ नियम्स जो इसमें लागू होते हैं। अधिनियम 1952 के अनुसार भविष्य निधि के सभी कुछ मुख्य नियम। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जो प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन थे वो अधिनियम 1952 के अकॉर्डिंग आते हैं। अब हम देखेंगे अधिनियम 1952 के अकॉर्डिंग कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं प्रोविडेंट फंड में। इसमें फर्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। यह अधिनियम उन संस्थाओं पर लागू होता है जिनमें निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो। जैसे कि अगर एक संस्था है, उस संस्था में क्या है, निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक कर्मचारी है। अब इसके निर्धारित न्यूनतम संख्या मान लो अगर 10 है और इसमें अधिकतम कर्मचारी 15 काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट जो नियम है 1952 के अकॉर्डिंग जो प्रोविडेंट फंड में लागू होता है, ये नियम इसमें लागू होगा। ठीक है, फिर सेकंड नियम क्या है इसका, मेंबरशिप ऑफ प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि की सदस्यता। अधिनियम के अंतर्गत आने वाली संस्था का हर पात्र कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनता है। मतलब जितने एम्प्लॉय है, ठीक है, जो भी वर्क कर रहा है, ठीक है, जो सारे संस्था के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हो रही है, जितने कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं, सभी क्या होते हैं, भविष्य निधि
जो मतलब जो प्रोविडेंट फंड के सदस्य बनते हैं, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं छूटता जिसको भविष्य निधि का लाभ ना उठाया जाए। मतलब जितने एम्प्लॉय हैं वो सारे क्या होते हैं, भविष्य निधि के सदस्य बनते हैं। अब इसका थर्ड नियम है कंट्रीब्यूशन अंडर द एक्ट। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को भविष्य निधि में निश्चित प्रतिशत का योगदान करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे कि प्रोविडेंट फंड है। अब प्रोविडेंट फंड में मैं आपको जैसे बताई थी कि आपकी मंथली रेगुलर इनकम अगर 15,000 है, उसमें से 13,500 आपको मिलती है मंथली, उसमें से 1,500 क्या हो रहा है, आपका जमा होगा और कुछ परसेंट जमा किसका होगा, इस नियोक्ता का भी होगा। ठीक है, तब जिसने आपकी नियुक्ति की है उसका भी कुछ परसेंट रहेगा। मान लो अगर आपका 1,500 है तो उसका भी कुछ परसेंट रहेगा वहाँ पर। दोनों का मिलाकर क्या होगा, भविष्य निधि का जो एक मुश्त राशि होती है जहाँ पर वो जमा होता है, वहाँ पर क्या होती है, वो जमा होती है। मतलब वहाँ पर सिर्फ कंट्रीब्यूशन ऑनली कस्टमर का या मतलब कहना चाहिए उसी एम्प्लॉय का नहीं होता, साथ में उस नियोक्ता का भी होता है जो उसको वहाँ पर नियुक्त देता है। यहाँ बोल सकते हैं वहाँ का जो डायरेक्टर होता है, ठीक है, जो मैनेजर होता है, उसका भी कुछ परसेंट उसमें रहता है। ठीक है, फिर है वेज सीलिंग एज पर एक्ट, वेतन सीमा। अधिनियम के अनुसार भविष्य निधि की गणना निर्धारित वेतन सीमा तक की जाती है। मतलब अधिनियम के अनुसार 1952 अधिनियम के अनुसार कहा गया है कि जो प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड की गणना कब होती है, निर्धारित वेतन सीमा तक की जाती है। ठीक है, अब है विड्रॉल रूल्स। तो विड्रॉल रूल्स क्या क्या है, निकासी के नियम। अधिनियम के अनुसार भविष्य निधि की राशि, ठीक है, 1952 अधिनियम के अनुसार कहा गया है कि जो प्रोविडेंट फंड की राशि होती है केवल निर्धारित परिस्थितियों में ही निकाली जा सकती है, अन्यथा वो सिर्फ रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। और कोई कंडीशन होती है और उसको पैसे चाहिए तभी क्या किया जाता है, कुछ निर्धारित परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है, उस पैसों को निकाला जा सकता है, नहीं तो वो सारा पैसा रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। फिर है ब्याज का प्रावधान। अधिनियम के अनुसार भविष्य निधि में जमा राशि पर वार्षिक ब्याज दिया जाता है, मतलब एन्युटी दी जाती है। ठीक है, मतलब अगर किसी का जो भी जैसे कि मंथली 1,500 जमा हो रहा है किसी एम्प्लॉय का, उसमें से कुछ परसेंट जैसे रहेगा किसका, उस नियोक्ता का भी जमा होगा। अगर मान लो उसका महीने का 3,000 भी बच रहा है तो 3,000 के हिसाब से मंथली का उसका जो भी पैसा मिलेगा उस पर क्या होगा, उसको उस वार्षिकी के हिसाब से पैसा या फिर उसको इंटरेस्ट रेट बनेगा। ठीक है, मतलब उसकी जो मंथली वो भी जमा होगा, मंथली करके उसको 12 महीने में जितना पैसा जमा होता है उस पैसों के हिसाब से क्या होगा, उसको उस पर एक इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। ठीक है, फिर नॉमिनेशन अंडर द एक्ट। अधिनियम के अनुसार कर्मचारी को नामांकित व्यक्ति निर्धारित करना अनिवार्य है। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार क्या हुआ है, जो कर्मचारी वह काम कर रहा है उसके अंदर में क्या होता है, एक नामांकित मतलब एक नॉमिनी भी एड होता है। मान लो अगर व्यक्ति 15 साल से कंपनी में काम कर रहा है, अचानक उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, उसका पीएफ फिर किसको मिलेगा, जो उसका नॉमिनी एड रहता है उसके अकाउंट से, उससे क्या मिलता है, उसका पैसा मिलता है, जैसे उसको फैमिली को मिलेगा। या फिर जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको क्या मिलता है, जिसके आपने सुना भी होगा, अगर किसी के पापा या पुलिस में है, अगर कोई जॉब में है और वो रिटायरमेंट हो जाता है या फिर उनकी जॉब चल जाती है या फिर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बेटे को या अदर किसी भी फैमिली मेम्बर को उसकी जॉब पे रखा जाता है। वही इसमें कहा गया है कि जो भी नॉमिनी रहता है उसको क्या मिलता है, उसमें पैसा मिलता है। ट्रांसफ़र टू प्रोविडेंट फंड। अब इसमें क्या है, ट्रांसफर, प्रोविडेंट फंड जितना बना है उसको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना। नौकरी बदलने पर अधिनियम भविष्य निधि की राशि को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये भी इसमें क्या है, इसमें ये भी रूल है कि अगर कोई व्यक्ति अपना प्रोविडेंट फंड किसी अदर लोग को अदर इसमें स्थानांतरित करना चाहता है तो क्या कर सकता है, कर सकता है। फिर है यदि नियोक्ता पेनाल्टी अंडर द एक्ट, दंड का प्रावधान। यदि नियोक्ता अधिनियम का पालन नहीं करता, मतलब जो नियोक्ता होता है, जो एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहा है, जिसे नियुक्त किया है, वो अधिनियम का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना का दंड लगाया जाता है। ठीक है, मतलब जितनी फैसिलिटी, जो भी सुविधा अगर किसी एम्प्लॉयज़ के लिए है और जो भी रूल्स एम्प्लॉयज़ के लिए भी तो उस नियोक्ता के लिए भी होगा। अगर वो उस दंड को मतलब वो नियम कानून नहीं मानता उस कंपनी के तो क्या हो सकता है, उस पर जुर्माना लग सकता है। ठीक है,
ये थे उसके कुछ नियम, मतलब अधिनियम 1952, ठीक है। प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन किस में आता है? अधिनियम 1952 में आता है। तो 1952 का जो अधिनियम था प्रोविडेंट फंड के लिए, हम उसके कुछ नियम से देखें। अब हम देखेंगे कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, ठीक है, उसमें प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 16 सेक्शंस होती है, मतलब 16 धाराएं होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे 16 धाराएं कौन कौन सी होती है। सेक्शन फर्स्ट, धारा फर्स्ट में क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशंस, अधिनियम का नाम और कहाँ लागू होगा, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में क्या है? फर्स्ट सेक्शन में है कि अधिनियम का नाम, ठीक है, जो भी अधिनियम उस पर लग रहा है वो कहाँ लागू होगा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर सेकंड सेक्शन में क्या है? डेफिनेशन, मतलब प्रमुख शब्दों की परिभाषा, मतलब जो भी चीज़ उसमें यूज़ हो रही है, जो भी चीज़ उसमें आ रही है, उस रेगुलेशन में आ रही है, उस अधिनियम में आ रही है, या फिर उस एक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है, सभी चीज़ों की परिभाषा किस सेक्शन सेकंड में है। फिर सेक्शन थर्ड में क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम्स, पीएफ योजना शुरू करने का प्रावधान। सेक्शन 3 में क्या है? पीएफ योजना शुरू करने का क्या दिया है? प्रावधान दिया गया है। फिर है सेक्शन 4 में है पावर टू अप्लाई द एक्ट ऑफ सर्टन एस्टैब्लिशमेंट, कुछ संस्थाओं को लागू करने या छूट देने की शक्ति, ठीक है। जैसे कि जिसकी पीएफ है, ठीक है, उस पीएफ को, प्रोविडेंट फंड को, कुछ संस्था को लागू करना और कुछ संस्थाओं को क्या छूट देना, इन दोनों चीज़ की शक्ति किस में आती है? सेक्शन 4 में आती है। अब सेक्शन 5 में क्या है? पावर टू फ्रेम स्कीम, सरकार को पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस योजना बनाने की शक्ति। देखो इसमें पेंशन वर्ड आया है, ठीक है। तो अब हम जैसे नेक्स्ट टॉपिक पेंशन स्कीम देखेंगे, उसमें भी क्या होगा? उसमें भी इस सेक्शन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 5 में क्या है? पावर टू फ्रेम स्कीम, मतलब सरकार को पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस योजना बनाने की शक्ति किसमें है? सेक्शन 5 में दी गई है। फिर सेक्शन 6, मतलब सेक्शन 6 में क्या दिया है? कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा राशि जमा करने का नियम, मतलब जो भी पीएफ जमा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ परसेंट किसका होता है? कर्मचारी का होता है, कुछ परसेंट नियोक्ता का होता है। तो इस नियोक्ता और कर्मचारी का दोनों का राशि जमा करने का नियम है, वो सेक्शन 6 में आता है। फिर है सेक्शन 7 में है मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम, पीएफ योजना में बदलाव करने का प्रावधान। अगर पीएफ योजना में कुछ भी बदलाव करना है, कुछ परसेंट बढ़ाना है, कुछ परसेंट घटाना है, मतलब जो भी चीज़ें करनी है उसके प्रावधान सेक्शन 7 में दिए गए हैं। फिर है सेक्शन 8 में रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फॉर एम्प्लॉयज़, नियोक्ता से बकाया राशि वसूली। मतलब देखो एम्प्लॉयज़ क्या है? एम्प्लॉयज़ में वर्क कर रहा है, उसको सैलरी मिली, तो उसका हर परसेंट, उसका हर मंथ का जो भी परसेंट उसमें जमा हो रहा है वो तो होगा ही। अगर नियोक्ता पैसा अपना जमा नहीं कर रहा है, अब उसका जो कुछ परसेंट जो उसको जमा करना है वो नहीं करता है, ठीक है, तो नियोक्ता से बकाया राशि वसूल करने का सेक्शन किस में है? 8 में है। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अगर नियोक्ता ने बकाया राशि नहीं दिया है तो उसको वसूल करने के नियम सेक्शन 8 में दिए गए हैं। अब है सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 में क्या है? मोड ऑफ रिकवरी ऑफ मनी ड्यू टू एम्प्लॉयज़, वसूली का तरीका। देखो 8वें इसमें क्या दिया है? वसूली करने का नियम दिया है, और सेक्शन 9 में क्या दिया है कि वसूली करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सेक्शन 9 में दिया है। सेक्शन 10 में क्या दिया है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट, पीएफ राशि को किसी कर्ज या कुर्की से सुरक्षित रखना, ठीक है। मतलब आपकी जो भी पीएफ राशि बन रही है उसको किसी कर्ज, मान लो अगर पीएफ आता है, आपका कर्ज है, तो उस पीएफ से आप किसी भी कर्ज, आपका जो कर्जदार है उसको नहीं चुरा सकता या अपने हक में नहीं ला सकता, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। फिर सेक्शन 11 में दिया है प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर अदर डेब्ट्स, पीएफ का भुगतान अन्य देनदारियों से पहले होता है, ठीक है। मतलब आपका जो भी कर्जा है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो अलग रहेगी और आपका पीएफ अलग रहेगा। मतलब आपका पीएफ का जो भी भुगतान होगा वो आपके अन्य देनदारियों से क्या होगा? पहले होगा। ये सेक्शन 11 में कहा गया है। सेक्शन 12 में है एम्प्लॉयर नॉट अ रिड्यूस वेज एटसेट्रा, पीएफ के कारण वेतन कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर है सेक्शन 16 में है इंस्पेक्टर्स, पीएफ खाते और संस्थाओं का निरीक्षण, मतलब जहाँ भी आपका पीएफ जमा हो रहा है और संस्था का जो निरीक्षण है वो सेक्शन 13 में आता है। फिर सेक्शन 14 में आता है पेनाल्टीज, नियम और मानने पर दंड,
ठीक है, नियम न मानने पर दंड। अगर पीएफ के जो हमने सेक्शंस देख रहे हैं, अगर उसमें जो रेगुलेशन, जो नियम मैंने आपको बताया, ठीक है, जो नियम बताया वो रेगुलेशन अगर कोई भी कर्मचारी या कोई भी नियोक्ता फॉलो नहीं करता है तो नियम न मानने पर दंड किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 14 में दिया गया है। फिर सेक्शन 15, सेक्शन 15 में दिया है ऑफेंस बाय कंपनीज, कंपनियों द्वारा अपराध की परिभाषा है। मतलब उसमें जो भी काम होता है, ठीक है, जो भी कोई गलत चीज़ें होती है तो उसमें जो अपराध होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी अपराध, जो भी गलत चीज़ हो रही है उसकी परिभाषा दी है सेक्शन 15 में। फिर सेक्शन 16 एंड लास्ट, एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट, कुछ विशेष संस्थाओं पर अधिनियम लागू नहीं होगा। अब कुछ संस्था होती है जहाँ पर पीएफ वाली जो रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं होते, वो सेक्शन 16 में बताया गया है कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें ये अधिनियम लागू नहीं होता, वो संस्था को सेक्शन 16 में बताया गया है। ठीक है, तो ये थे आपकी प्रोविडेंट फंड की प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन, मतलब उसके कुछ नियम रेगुलेशन जो प्रोविडेंट फंड में लागू किए जाते हैं या माने जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? पीएफ रेगुलेशन या प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन कहा जाता है, जो अधिनियम 1952 के अकॉर्डिंग आते हैं। फिर हमने देखा कि पीएफ के जो भी प्रोविडेंट फंड के जो भी रेगुलेशन है उसके कौन कौन से नियम हैं। अब रेगुलेशन तो हमने देख लिया कि 1952 अधिनियम के अंदर सब आते हैं। फिर हमने उसके नियम देखा कि कौन कौन से उसमें नियम होते हैं। फिर हमने देखा कि जो पीएफ की 16 सेक्शंस थी, जो 16 धाराएं थी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। 1 से लेकर 16 धारा तक हमने पूरे देखा कि एक एक सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है, जिसमें से कुछ सेक्शंस होती है जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है पेंशन स्कीम, उस पर भी यूज़ की जाएगी। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।